बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अज़ीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारे इमोशंस ऐसे होते हैं कि जहाँ इंसान आके फंस जाता है। इमोशन से काम लेना चाहिए या क्या लॉजिक से काम लेना चाहिए? इंसान हर वक्त ये कहता है कि मेरा दिल ये चाहता है, बट दिमाग किसी और डायरेक्शन में होता है। वाकई कुछ ऐसा होता है? इमोशंस की और लॉजिक्स की जंग हमारे अंदर हर वक्त जारी रहती है। इस जंग को किस तरह से हम हरा सकते हैं और इस जंग में फातेह कौन करार पाता है? क्या कभी हमने अपना एनालिसिस करने की कोशिश की कि हमारे अंदर जीत किसकी होती है, इमोशंस की या लॉजिक्स की? बेसिकली कॉर्पोरेट कल्चर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इमोशंस कम और लॉजिक्स के ऊपर ज़्यादा बात की जाती है। बट क्या ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स भी इमोशंस लेस हो जाते हैं? किसी भी कॉर्पोरेट कल्चर में बैठ बैठ के डेली बेसिस पे जो ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके इमोशंस वाकई उस काबिल रह जाते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ जाके इमोशनली इन टच रह सकें उनके साथ? आज इसके ऊपर बात करेंगे, उस जंग की बेसिकली बात करेंगे जो हमारे अंदर हर वक्त रहती है कि इमोशंस और लॉजिक किसको चूज़ किया जाए, किसको परखा जाए। तो आज हमारे साथ बड़ी दो अहम शख्सियात स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ खास करके स्पेशली यूथ के साथ बहुत ज़्यादा टच रहते हैं। आज मैं वेलकम करूँगा अपने शो में सबसे पहले मिस आयशा सिद्दीक सिलेरिया को। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का कि आप निकाल कर तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा बुलाया और मौका दिया बात करने का, वो भी इतने ज़बरदस्त टॉपिक पे। व्यूअर्स देखना चाहते हैं तो फिर यकीनन उसके लिए दोबारा क्या तिबारा भी आना पड़ेगा। जी जी इंशाल्लाह ज़रूर। मेरे आज के दूसरे मेहमान जो कि अक्सर आप उनको हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आप उनको देखते रहते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, रिटायर्ड हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो फ़राइज़ वो अंजाम दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि शायद इस धरती माँ का सही तरह से फ़र्ज़ अदा करने के साथ साथ कर्ज भी अदा कर रहे हैं। अख्तर कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अख्तर साहब कैसे हैं आप? सब बहुत शुक्रिया आपका भी, आप अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच सर। कहा यह जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट, और आयशा से मैं मेरे करीब भी बैठी हुई हैं तो मैं स्टार्ट लूँगा। आयशा, इमोशंस की बड़ी बात की जाती है, इमोशंस और लॉजिक्स की जंग जो है कैसे जीती जा सकती है और बेसिकली ये जंग है क्या? देखिए जी, इंसान को ना अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है तो बड़ा ज़बरदस्त पैकेज बना के भेजा है माशाल्लाह। ठीक है जी, हमें इमोशंस भी दिए हैं, जज्बात भी भरपूर हैं हमारे अंदर अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, सही वे में भी। बिल्कुल। और इसके अलावा हमें लॉजिक से भी मतलब कि सही से क्यों रखा गया है। ओके। अच्छा, अब मसला क्या आता है कि हम जो है ना, सारे इंसान है, इंसान खताओं का पुतला है, गलतियाँ हो रही होती हैं, सीख रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बस हम लोग ना मैनेज नहीं कर पा रहे होते अपने आप को। हम समझ नहीं पा रहे होते कि जो हमारे अंदर आउटबर्स्ट हो रहा है ना, वो किस चीज़ का हो रहा है। okay. कभी कभार ज़ाहिर सिचुएशन डिमांड करती है लॉजिकल एनालिसिस, वहाँ हम जज्बाती हो जाते हैं। और जहाँ हमें जज्बात से काम लेना होता है वहाँ हम ज़रा बहुत ज़्यादा अक्ल लगा रहे होते हैं कि सिर्फ लॉजिक एंगल में देखेंगे तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा जहाँ अकल की ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ जज्बाती हो गए। तो इस वजह से ये जंग जो है ना, ये ऑन गोइंग है और ये चलती ही रहेगी। बेसिकली जंग जो है वो डायरेक्शन और सही जगह पे क्या यूज करना है वहाँ की जंग है बेसिकली। समझ गए आप, बिल्कुल आपने ना स्पॉट ऑन कर दिया। एग्जैक्टली यही तो चीज़ है कि हमें दोनों को मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक डायरेक्शन राइट की तरफ है, एक डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, तो इंसान एक वक्त में दोनों चीज़ों को, यानी या तो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब मैनेजेबिलिटी हमें ये बता रही है कि दोनों को एक साथ मैनेज करना है, थोड़ा वहां भी देखना है, थोड़ा यहाँ भी देखना है, तो जाके बात बनेगी। असल खेल ही है ये सारा। अख्तर कमाल साहब, इमोशंस होते क्या हैं? इमोशंस हमारी बॉडी के अंदर कौन से, आप बड़े न्यूट्रॉन की बात और न्यूरॉन्स की बात और बड़ी डीपली उसको समझाने की कोशिश करते हैं, बेसिकली इमोशंस है क्या, कहाँ से निकलते हैं अंदर से? बेसिकली सर, ये थोड़ा सा इसके लिए ज़रा मशीन को समझना पड़ेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। बेसिकली इंसान है क्या, BMS है, बॉडी माइंड और आपके सोल जो है, ठीक है। जैसे इन्होंने भी आयशा ने बताया कि बैलेंसिंग वाली बात है। बेसिकली जो ब्रेन हमारा है, इसके जैसे हम कहते हैं कि इसके 2 पार्ट्स हैं जो मेजर हैं, वैसे तो बहुत सारे 4 पार्ट हैं इसके। तो इसका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन है। राइट ब्रेन में ये क्रॉस वो काम करता है, तो लेफ्ट ब्रेन जो है उसमें आपकी जो है आपकी एनालिसिस है, आपकी कंपटीशन है, आपके मैथमेटिक्स स्किल है, आपकी लॉजिक है, रैशनल इरेशनल जो सारी चीज़ें। जो राइट साइड का है तो बेसिकली जो लेफ्ट है वो उसमें आपकी इंट्यूशन है, जो सबसे आम चीज़ है।
ओके। उसके अलावा आपका क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी की जो भी सलाहियत है, और आपकी लैंग्वेज और इमोशन आपका वहाँ पर होता है। ओके। अब लॉजिक का समटाइम ऐसा होता है कि सर कहीं लॉजिक की ज़रूरत होती है, कहीं नहीं होती, कहीं इमोशंस की होती है, सारा चीज़ें। इंसान जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला ने हर जगह मीज़ान 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 कहा हुआ है, ये सूरज है जैसे चमक रहा है, अभी रात को हो जाएगा, डूब पूरब हो जाएगा, कहीं सुबह होगी, कहीं, तो कायनात की तमाम चीज़ जो है ना एक बैलेंस में है। तो यही बैलेंसिंग जो है ना हमें इसको अपनी लाइफ में भी लेके आनी, अपनी बॉडी में भी लेके आनी। इसको इमोशनल बैलेंसिंग होती है, और इम्बैलेंसिंग की बहुत सारी इस तरीके की ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन सर मैं इसका जो मेन क्रेडिट जो है ना, लॉजिक सम टाइम क्या मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी फेल हो जाती है जो डिसीजन मेकिंग आप लेते हैं। लेकिन इमोशन ऐसा होता है कि वो जुड़ा हुआ होता है इंट्यूशन से, और इंट्यूशन आपका सिक्स सेंस होता है। दुनिया में जो भी चीज़ हम सीखते हैं, वो जो आपके हमारे 5 एलिमेंट्स है, इसमें आवाज़ से खमसा, चखना, सूंघना, सीखना, ये करना, ये बेसिकली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जिससे हम तमाम नॉलेज को परसीव करते हैं, और वो हमारे ब्रेन में आती है और उसको ऑपरेट करता है माइंड उससे बाहर एक चीज़ होती है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि ये विजिबल चीज़ है, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जो है मशीन है, ये विजिबल है, और वो माइंड इनविजिबल है जो 10 फीट के बाद आपका वो ऑपरेट कर रहा होता है सारा कुछ। ओके। तो ये सर इसकी जो है सारी वो है, तो बेसिकली इसको बैलेंसिंग लेके जो है इसको बैलेंस लेके चलेंगे तो ही काम चलेगा। आयशा आपकी तरफ आऊँगा। कॉन्फ्लिक्ट बहुत देखने में आता है प्रोफेशनल लाइफ में, अगर हम देखें या वैसे देखें, इमोशंस की और लॉजिक का। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट होता कहाँ पर और किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है इनका? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझे ना, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट तो होना चाहिए। देखिए, जहाँ प्रोडक्टिविटी वहाँ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की जो ये आप समझ लें, जो ये मामला चलता है ना, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की वजह से चलता है। अच्छा, अब इंसान के पर्सपेक्टिव ना उसकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अल्लाह ताला ने बाय नेचुरल अगर लॉजिकल पर्सनैलिटी दी है, तो आप हर बात में ना इंक्लाइंड होंगे टुवर्ड्स लॉजिक। आपकी बातों में ना लॉजिक ज़्यादा आपको, यानी मेन ड्राइवर ऑफ योर लाइफ होगी। अगर मेरी पर्सनैलिटी में अल्लाह ताला ने जज्बात को ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा मेरे अंदर है, तो मेरा जो फर्स्ट एंगल बनेगा ना किसी चीज़ को देखने का, वो इमोशन से। एग्जैक्टली। अच्छा, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप सही मैं गलत, या मैं सही आप गलत। दरअसल डिफरेंट एंगल्स में ना डिफरेंट गाइडेंस होती है। हम वो एक्सेप्टेबिलिटी का मसला आ जाता है कि भाई मैं आपकी बात को क्यों अहमियत दूं, या आप मेरी बात को क्यों अहमियत दें। जो मुझे लग रहा है ना दैट्स एब्सोल्यूट, आप कह रहे हैं जो मुझे लग रहा है दैट्स एब्सोल्यूट। ये जो सुपीरियर वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। सुपीरियरिटी तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते मेरे हिसाब से, कि जो चीज़ यानी आपके सेल्फ बाइसेस होते हैं ना, कि जिस डायरेक्शन में मुझे नजर आ रहा है ना एग्जैक्टली वही चीज़ सही है, ये गलत है। देखें, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ दी है ना, तो अल्लाह ताला शायद ये चाहते हैं कि हम अकोमोडेट करें एक दूसरे को, हम एक दूसरे को साथ लेके चलें। जो चीज़ मुझे नहीं दिख रही, ये सलाहियतें नहीं है उसको भी अपने साथ मिलाएं, जिसमें ज्यादा है वो थोड़ा कम और उसको अपने साथ मिला के चलें। बिल्कुल, यानी कि जो चीज़ मुझे दिख रही है अगले को नहीं दिख रही, उसको मैं दिखा सकूं। जो डायरेक्शन वो मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है उसको मैं एम्ब्रेस कर सकूं, तो लाइफ आई थिंक एक अच्छे बैलेंस के साथ गुजर सकती है। प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है कि हम अपने आप को ना बस सुपीरियर समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहती हूँ जो मेरा एंगल है ना, बस वही बेस्ट एंगल है। कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से वो फिर बहुत ज्यादा, यानी इतने ज्यादा अराइज हो जाते हैं कि फिर हम किसी लड़ाई झगड़े और पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाते हैं, फिर कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा होता, फिर बात आगे से आगे जा रही होती है, मामलात खराब ही हो रहे होते हैं। तो ये है हमारा मेन इशू, कि जिसको हमें एड्रेस करने के लिए अपने इमोशंस और आप समझ रहे हैं लॉजिक का सहारा लेना है। बेस्ट नहीं कंसीडर करना कि बस जो मुझे लग रहा है दैट इज द बेस्ट, ये नहीं है। ये तो पर्सनैलिटी के ऊपर आ जाएगा ना, कि मेरी पर्सनैलिटी उसको किस तरह से अडॉप्ट कर रही है। अख्तर साहब, ये जो सुपीरियर वाली बात की जाएगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को किस तरह से हम मैप कर सकते हैं स्पेशली कॉर्पोरेट लाइफ में? देखिए सर, ये जिस तरह इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि कॉन्फ्लिक्ट वाली, इसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि गलती जो है, जो मिस्टेक्स हैं, ये भी अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है। लेकिन उस डायरेक्शन में कि 1000 टाइम आप गलती करते हैं इन अ डिफरेंट वे, सही, और डिफरेंट उसका दायरा है कि वो होगा, एंगल भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक गलती को आप अगर 1000 टाइम करें तो ये गधापन है माजरत के साथ। अच्छा, हाँ, गलती तो नहीं हो सकती ना। हजरत अली का कौल है कि ये मोमन एक सुराग से बार बार नहीं डसा जा सकता। हाँ, तो यही तो स्टुपिडिटी वाली बात है ना ये। अच्छा, अब इसका सर बात ये है कि हर इंसान को, बशर को अल्लाह ताला ने एक यूनिक स्ट्रेंथ के साथ पैदा किया, ठीक है ना। मेरे जैसे दुनिया में पता नहीं कितने लोग होंगे शक्ल के, लेकिन ये जो चीज़ अल्लाह ने जो मुझे एक दी, बायोमेट्रिक मेरी, और मुझे जब बनाया या आपको बना दिया, तो दोबारा आपको सिद्दीक सरवर को अल्लाह ताला के पास
इतनी कोई टेक्नोलॉजी वो मालिक कायनात है, वो ये नहीं है हमें एक दफ़ा बना दिया तो दूसरी दफ़ा बनाने का वो नहीं है, ठीक है सर। अब ये है कि इंसान का वही जिसे हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, बदकिस्मती से माशरे में ये है कि हम दूसरी तरफ देखने का वो होता है कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या हो रहा है, अभी कुर्बानी जैसे चल रही है, इसका बड़ा जानवर फलाना, ये हम अपने आप को नहीं देखते, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे होते हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स या जो भी है, असल जो लर्निंग है वो ये है कि सेल्फ डिस्कवरी है कि अपने आप को लर्न योर सेल्फ कि आप क्या हो। जब आपको अपनी लर्निंग हो जाएगी, अपने बारे में पता होगा तो अपनी ट्रेड्स पता हो जाएगी, इनको पता होगा कि स्वॉट एनालिसिस हमारा होता है कि हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है ना। अब वो जिस इंसान को जिस उसका पता होता है तो यही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम और आगे जाके ये चीज़ चली जाती है। जिस शख्स में खुद ही सेल्फ डाउट हो, वो तमाम चीज़ें, वो कॉन्फिडेंस और इन्फीरियर और वो उस लेवल तक तो वो जाएगा ही नहीं, चाहे डिग्रियों के ढेर लगे हुए हैं उसके बाद, जब वो कॉम्प्लेक्स का शिकार है तो यकीनन वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो डिग्री का तो सर वो जैसे कहते हैं तो बाप के पैसे की रसीदें हैं, रसीदें हैं सारी, वो पढ़े लिखे, वो कहते हैं ना कि एक डिग्री याफ्ता और पढ़े लिखे उसमें तो बड़ा, वो एक शेर भी इस तरह है कि धूप में निकलो घटा में नहा के देखो, जिंदगी क्या है किताबों से निकल के देखो। हाँ, वो वाली बात। तो ये जो लर्निंग है, जो इंसान की अपनी जो ज़िंदगी की किताब जो उसको सिखाती है, वो एक अलग, एक बहुत अपना वो चीज़। तो लेकिन वो मेन चीज़ वही जिनकी बात को सेकंड करूँगा कि लर्न योर सेल्फ। आपको खुद जब अपने बारे में पता होगा ना, ज़िंदगी गुजारना, काटना और जीना, ये दीज आर द टू अलग चीज़। तो ज़िंदगी जब भी आप जिएंगे कि जब अपने बारे में पता। दुनिया में तो आगे इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, लेकिन दुनिया में रह के दुनिया को बता के जाएं तो पता चले कि हाँ यार ये को बंदा। एग्जैक्टली। अच्छा, डिसीजन मेकिंग के ऊपर अगर मैं कहूँ कि कॉर्पोरेट कल्चर की हम बात करते हैं ज़्यादातर, डिसीजन मेकिंग जो है वो इमोशनल बंदा ज़्यादा अच्छा डिसीजन मेकर होगा या लॉजिकल बंदा? देखिए, डिसीजन मेकिंग में ना अक्सर औकात हम रिसर्चर्स बच्चों को बताते हैं, तो जो अर्ली कॉन्सेप्ट था ना, जो अर्ली रिसर्चेस हैं, उसमें ये कहा जाता था कि इंसान की जो इमोशंस है ना, वो उसकी डिसीजन मेकिंग को ख़राब करते हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट भी ये था कि ये जज्बाती है ना, इससे फैसले नहीं कराओ, दिमाग से फैसले होते हैं। लेकिन आज की अगर आप रिसर्चेस देखें और इमोशनल इंटेलिजेंस का बूस्ट देखें, तो आपको हर चीज़ यही बताई जा रही है कि जज्बात ज़रूरी हैं। कहने का मकसद ये हो गया कि डिसीजन मेकिंग करते हुए दोनों चीज़ें आपको एड कर रही हैं, लॉजिक भी, इमोशंस भी। मसला यहाँ पे ये आ रहा होता है कि इंसान की जो फितरत है ना, वो एक जगह फिक्सेट हो जाती है। जैसे अगर मैं इमोशनल पर्सनैलिटी की मालिक हूँ ना, तो मैंने अपना स्विच लॉजिक्स का ऑफ कर दिया है। अब मैं जो एंगल देख रही हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ जज्बात से एक चीज़ को हल करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का ख़तरा है, यहाँ मुझसे गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखें, दिमाग एक ऐसी ज़बरदस्त, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक पावर दी है कि ये हमें कांस्टेंट वार्निंग दे रहा होता है। सुनो, तुम इतना ज्यादा किसी पे ट्रस्ट करियो, नहीं करो, कैसे पता तुम्हें अगले का, कैसे? वो जिसे सिक्स सेंस कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्फॉर्म कर रही होती है। दिमाग हमारा ना, हमारा बहुत बड़ा सपोर्टर है, हमारी हेल्प कर रहा होता है। हम कहते हैं नहीं, तुम्हें नहीं पता, दिल इतना हावी हुआ है अभी इस वक्त कि नहीं, जो मैं समझ रही हूँ वो ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग इनकम्प्लीट है अगर उसमें जज्बात ना हो, इनकम्प्लीट है अगर उसमें लॉजिक्स ना हो। देखिए, 100% लॉजिक भी इंसान के लिए खतरनाक है। लॉजिक तो आपको, अगर आप 100% जाओगे तो सेल्फिश बना देगी। वो तो कहेगी किसी से अच्छे से बात भी ना करो, क्या मिलेगा तुम्हें लाइफ में? अगर आप देख लें, इंप्लीमेंट करें, दोनों मियां बीवी होंगे, अगर वो लॉजिकल लेके चलेगा लाइफ को तो चलेगी नहीं। इमोशंस तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। देखिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस, रिलेशनशिप, जज्बात नहीं है तो कोई किसी की इज्जत ही ना करे। बिल्कुल ऐसा ही। जज्बात नहीं है तो कोई किसी से प्यार से 2 मिनट बात ही ना करे। तो जज्बात तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं। हाँ, अगर हम एक तरफ चले जाएंगे ना, खाली एक ही डायरेक्शन में, तो फिर ये दोनों चीजें हमें मरवा देंगी। चाहे एक इंसान बड़ा ही लॉजिकल किस्म का, वो भी फेल होगा। एक्सट्रीम किसी भी चीज की होगी तो वो जो है ना, ज्यादा नुकसान है, वो आपको सीधा नुकसान की तरफ लेके जाएगी। तो दोनों को इक्वल वैल्यू देनी है। और यही मैं आपको बताऊं, ये कहना बहुत आसान है, इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। वही मैं कह रहा हूँ कि बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन जिसके साथ लाइफ पे ऊपर जिसके साथ गुजर रही होती है, उसको पता होता है कि किस तरह से गुजार रहे हैं। और इसको हम, पता है, कोप अप कैसे कर सकते हैं? जब हम अपना अच्छा सा एनालिसिस कर लें। जैसे मुझे अपने बारे में, मैं हूँ भी इस फील्ड के अंदर, तो मुझे मालूम है कि मेरे बाइसेस क्या से क्या हो सकते हैं और मुझे किस में, किस चीज़ में कैसे किसी की हेल्प चाहिए। पर्सपेक्टिव दूसरों के बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि देखिए, मुझे एक ही एंगल में चीज़ दिखेगी ना। अब जैसे सर का माशाल्लाह एक डिफरेंट एंगल है। अब मुझे अगर किसी बात में गाइडेंस चाहिए हो तो मुझे वाकई कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जिस तजुर्बे के साथ, जिस अपनी फील्ड के साथ और मामलात के साथ जिंदगी बात करेंगे, यकीनन हमारे इमोशंस हो सकते हैं या हमारी लॉजिक हो सकती है, लेकिन जब दोनों को लेके चलेंगे तो वो आगे तो वो सपोर्ट पे चले। आयशा, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉजिक्स एंड इमोशंस की,
खाली लॉजिक या खाली इमोशंस दोनों यूजलेस हैं जब तक दोनों का किसी भी जगह पे एक इकट्ठा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं आज लॉजिक्स की और इमोशंस की। ये लॉजिक्स होती क्या है, इमोशंस क्या है, किस तरह से किसी भी इंसानी ज़िंदगी के अंदर डेवलप होती हैं। आपकी तरफ होगा अख्तर कमाल साहब, ये बेसिकली इमोशंस या लॉजिक्स डेवलप कैसे होते हैं किसी भी बॉडी के अंदर, किस तरह से इसको जो है ना वो हम डिफाइन करेंगे? सर, दुनिया में तमाम पैदा होने वाले बच्चे नेचर पे पैदा होते हैं, बेशक, जो एक अल्लाह पाक की नेचर है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जिस तरीके से। चंद एक बड़ी बुलेट पॉइंट में मैं फैक्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ। जो बच्चा जब होता है, आपने देखा होगा कि महीना 1.5 महीना ही वो बड़ा कॉन्स्टेंटली जो है ना आपके आई कांटेक्ट आप देखें इस तरीके से वो आपको देखता है। सही। अच्छा, ये जो ऑप्टिक नर्व्स और ये जो हिस्सा है ना, ये आपके विल पावर में भी नहीं है। आप अगर चाहें ना इसको कंट्रोल करना, इसको नहीं कर सकते। ओके। जितने मर्जी आप पावरफुल सुपरमैन हो, लेकिन वो बच्चा आप देखेंगे मुसलसल इस तरीके से देखता है। और बच्चे जो टोडलर होते हैं, इनकी एक लैंग्वेज और एक साउंड होती है, वो थोड़ा सा मुझे भी कार्मेलियम इंसान को भी वो पता है कि वो मकसद ये कि क्या ये चाह रहा है। ठीक है सर। अब क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ द डे जो रेजिमेंटल जो चीज़ होती है, वो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो हमारे जो खास तौर से जो पेरेंट्स हैं ना, मकसद जब ज़रा बड़ा हो गया बच्चे पानी लेके आ जाओ, ज़रा एहतियात करना, शीशे का गिलास है, ये एक चीज़ उसके दिमाग में ठोक दी। अंकल है, इनके सामने बात नहीं करता, उसको इंट्रोवर्ट की तरह। तो ये क्या होता है कि सर आपके जो न्यूरो पाथवे होते हैं, जो पगडंडी की मिसाल किसी मैंने प्रोग्राम में बताई थी आप, ये न्यूरो पाथवे आपके डेवलप हो जाते हैं आपके माइंड में। ओके। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरे पास ऐसे आई हैव 1000 केसेस इस तरीके के कि 11 साल, 7 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल की उम्र में ये चीज़ हुई। ओके। और जो सब्जेक्ट जो था, जब उसकी उम्र 30, 40, 80 हुई, आई स्वेयर अभी मतलब ऑनलाइन भी ये चीज़ चल रही है, वो पता चला कि 41 ईयर्स में जब पता चला कि क्या हुआ, तो जब वो पीछे जब हम गए हिप्नोसिस में उसको ले जाके और पास्ट लाइफ ड्रिल डाउन किया, उसकी एनालिसिस किया, तो पता ये चला कि जी 7 साल की उम्र में ये चीज़ हुई थी। ओके। तो वो बेसिकली फिर वहाँ से वो चीज़ होती है। अब ये डेवलपमेंट की यही होती है कि सर माशरा स्कूल, अब उसको आप एक बच्चे को, एक तो हमारे यहाँ का बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, साउथ एशिया का बता रहा हूँ, खासतौर से इंडिया पाकिस्तान, कि 20 ईयर्स की तक इंसान को उसके माँ बाप या दूसरे लोगों ने 8 लाख टाइम पे कहते हैं कि यू आर डफर, यू आर ए फेलियर, यू आर ए लूजर। आप बताएं कि वो क्या होगा। मौजूदा साइंस हार्वर्ड की रिसर्च ये कहती है कि 45 डेज जिस कंपनी में, जिस संगत में आप बैठेंगे ना, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएंगे, फोटो कॉपी। ओके। अब ये न्यूरो पाथवे जो होता है ना सर, ये वहीं से ये डेवलपमेंट इसकी होती है। उसको आपने लेवलिंग करके वो चीज़ ऐसा हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें चीज़ आ जाती है कि यार ये मुझे चोर जब कह रहे हैं माँ बाप के मैं इंग्लिश मुझे नहीं आती, हाँ इंग्लिश मुझे नहीं आती, मैं वीक हूँ, मैं स्किनी हूँ, मैं काला हूँ, मैं पीला हूँ, मैं डफर हूँ, तो ठीक है यार, वाई शुड आई, मैं बन के इनको वो करूँगा। तो सारा ये चीज़ें वहीं से होती हैं। दूसरी खुद बना रहे होते हैं उसको। एग्जैक्टली। दूसरा सर ये है कि जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, जो 95% आपको पता है पावर, और ये जो हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, सिर्फ इसकी 5% पावर। ओके। शॉर्ट मेमोरी चले जाएंगे, भी खत्म हो जाएगी बात, लेकिन 10 दिन के बाद भी कोई मुझे रिकॉल करे कि हमारा डॉक्टर साहब ने किस रंग का कोट पहना था, आयशा ने कैसे कपड़े पहने थे, सेट कैसा लगा हुआ था, कप का कलर क्या था, वो सब लेके आता है। इसलिए कि ये आपके 5th पीरियड जो यानी 5th ईयर ऑफ मदर वोम में जब बच्चा होता है, ये चीज़ डेवलप होनी जरूर हो जाती है। इवन तो जब आप कबर में मुर्दे को भी दफना दिया, तो आप देखेंगे 20 मिनट तक ये चल रहा होता है सारी चीज़ें। तो सबकॉन्शियस माइंड पे सर सारा काम करना होता है, और सबकॉन्शियस माइंड में इतनी चीज़ें कील की तरह ठोक देते हैं कि वहाँ ये चीज़ बन जाती है। ओके। अब वो इमोशनल और लॉजिक वाली आपने जो बात बताई, वो चाहे वो इमोशनल बने, लॉजिकल बने, बेसिकली दुनिया को सबसे ज़्यादा डैमेज दिया है IQ ने। ओके। जो आपका इंटेलिजेंट जो क्वेश्चन था कि जी ये इसकी जो है मैथमेटिक्स की पावर हो, हर आदमी तो आइंस्टाइन ही और जैसे भी आयशा ने बताया, दुनिया की सबसे ब्लेसिंग उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है, और उसमें सर जो सबसे सुपीरियर जो आजकल की चीज़ है वो है AI। कि इमोशनली आप कितने इंटेलिजेंट हैं, चाहे आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप देखें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखें, किसी चीज़ में भी देख लें, इमोशनल इंटेलिजेंस शुड बी ए नंबर 1। और हर जगह आजकल HR में, ये तो इनकी फील्ड है, इनको देखा होगा। मैं, मेरा बॉस था, मुझे हम लोग हायरिंग जब करते थे, वो एक लफ्ज़ बोलता था कि यार अख्तर इसकी तरबियत बड़ी अच्छी हुई है।
मैं कहता था सर ये डॉक्यूमेंट्स ये, वो कह रहा यार इसको हायर करो। तो मैंने बोला सर आप समझ रहे ना, आप वो ऑब्जर्व करते थे ना कि इस बंदे की फैमिली वैल्यूज हैं कैसी, जो हायरिंग इस बेस पे उसकी कि यार इसकी तरबियत पढ़ने यार आपने सर के डॉक्यूमेंट से कहना यार मैं बता रहा हूँ जब तुम मेरी उम्र के पहुंच जाओगे ना 10 साल बाद ये चीज़ें समझ आएंगी। तो वो चीज़ क्या थी सर, वो यही चीज़ अभी जैसे हमने डिग्री याफ्ता और पढ़े लिखे वाली बात, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कोरा कागज थे, उन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं की कि भाई मैं ठीक है काला हूँ हाँ हूँ, गोरा हूँ भला हूँ, डफर हूँ हाँ हूँ, जो भी हूँ। मेन चीज वो ये कि सर काम सारा अपने ऊपर करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है, अपनी जात के ऊपर काम करना जो है ना, फिर इदराक होगा ना कि भाई मैं इमोशनल हूँ, लॉजिकल हूँ क्या। और यही आशा वाली बात को सेकंड करूंगा कि सर ये चीज़ बैलेंस ही, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि मिजान से ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% लॉजिकल और 100% इमोशन, ऐसा नहीं है, इसका जो है ना कॉम्बिनेशन है। आशा आपकी तरफ होगा, अख्तर साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट हाईलाइट किया है। एक बच्चा कोरा कागज होता है, आज हम जो उसके ऊपर लिखते रहेंगे वो बड़ा होकर वही पढ़ पढ़ के सुनाएगा। तो क्या हम साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान जो हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, आज की माएँ बच्चों में इमोशंस उस तरह के क्रिएट कर पा रही हैं? आप जो यूथ के साथ इन टच रहती हैं, आपको क्या नज़र आता है कि हमारी यूथ जो है वो कितनी इमोशनल है, कितनी लॉजिकल है? आई थिंक इतना अच्छा डीप एनालिसिस सर ने शेयर किया है, और जो बात आपने पिक की है कि आजकल ये बच्चों को अर्ली एजेस में किस तरीके से माएँ डील कर रही हैं। अच्छा देखें, अर्ली एजेस जैसे सर ने मेंशन किया, वही वाली बातें हैं कि ये ऐसा क्लासिकल टाइम पीरियड है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बच्चों के अंदर वो, यानी अल्लाह ताला ने इतना कुछ टेंडेंसी दी होती है कि वो ग्रैब कर रहे होते हैं हर चीज, जिस डायरेक्शन में उनको ले जाओगे वो चले जाएंगे। सॉफ्टवेयर जो लगा हुआ वो बिल्कुल खाली होता है ना, वो बस जो भी आ जाए बस उसको सेव करो। हम फिलोसफी में फिनोमेनोलॉजी पढ़ाते हैं तो वो यही है कि आप ना एक्सपीरियंस कर रहे होते हो और आप सीख रहे होते हो, यानी बच्चों का बहुत ही क्लासिकल टाइम ऑफ लर्निंग, और वही आउटपुट आज मैं और सर और आप बैठे हुए हैं, यानी हम लोग अपने बचपन का ही आउटपुट है इस वक्त जो हमने सीखा हुआ है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, मसला यहाँ पे ये है कि फिजिकल केयर तो मेरे ख्याल में ये माशरा बड़ी अच्छी कर लेता है बच्चों की, अरे इसको चोट ना लगे, फिजिकली ठीक रहे, हमारे बच्चा गिरे ना, ये ना, कॉग्निटिवली मेंटली हम सत्यानाश कर रहे हैं। नहीं आ रही होती ना कि हाँ माँ प्यार तो कर रही है लेकिन वो उसको बिगाड़ कितना रही है ये नहीं पता। देखिए, सबसे पहली बात हमारा इस्लाम कहता है कि अगर आपने ना किसी की इस्लाह करनी है ना तो उसको अलग ले जाके उससे बात करो, किसी की तारीफ करनी है ना तो भरी महफिल में करो, उसका सेल्फ स्टीम बूस्ट करेगा। हमारे यहाँ ऑपोजिट है, हम तारीफ करने में ही इतना शाय होते हैं, यानी हम प्रेफर ही नहीं करते तारीफ करते कि सर पे न चढ़ जाए। हाँ एग्जैक्टली, मुझे तो सर ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। आई थिंक आप भी इसको सेकंड करेंगे कि इंटरव्यूज में जाके हमसे जब हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस पूछी जाती है तो आई एम दी ओनली वन हु हैव टू सेल माई सेल्फ। अब वहां पे तो कोई भी नहीं है मेरी तारीफ करने के लिए, मुझे तो खुद अगर अपने बारे में नहीं पता तो उनको तो लगेगा कि मैं कुछ हुई नहीं। किसी ने अगर मुझे कभी कुछ बताया होगा तो मुझे पता होगा, और हम सोचते हैं कि नहीं इसको बता दिया ना कि ये अच्छा काम करती है, ये सही बहुत अच्छी एनालिसिस दे रहे हैं, तो बस ये फिर अपना ऐसे हो जाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा आसमान में उड़ जाएंगे। यही चीजें हमारी बहुत गलत हैं। बचपन से ही हमने ना बच्चों को जहाँ पे मोटिवेट करना है वहाँ किया नहीं, जहाँ और रोक टोक इतना ज्यादा, हमारे रंग में रंग जाओ। हमने जो 30-40 साल में जाके एक समझदारी हमारे अंदर आई, हम चाह रहे हैं 10 साल का बच्चा वैसा रिएक्ट करे, वो सारा कुछ वही कर दे। तो फिर बच्चे जब खुल के अपने आप को नहीं लेकर आते ना सामने, तो फिर इसमें गलती सोसाइटी की भी है, पेरेंटिंग की भी है, रिश्तेदारों की भी है, सबकी है। किसी ने बच्चे को खुल के जीने नहीं दिया अपना चाइल्डहुड, सबने उससे बड़ा बच्चा जब बड़ा होगा, जब वो आएगा सोसाइटी में, मार्केट में, जब प्रोफेशनल लाइफ में लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो झलक तो फिर लाजमी रहेगी। वो कॉम्प्लेक्स का शिकार भी होगा जब दूसरे लोगों को देखेगा। तो क्या समझती हैं कि वो मुआशरे का एक कारआमद शहरी साबित होगा? देखिए, उसके लिए तो ट्रबल ही ट्रबल है, उसके लिए भी ट्रबल, सोसाइटी के लिए भी ट्रबल। क्यों? वो अपने बेस्ट वर्जन में डेवलप हो ही नहीं सका। देखिए, मैं फॉर एग्जांपल अगर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे घर में प्रेशर, मुझे मजाक उड़ाना लोगों का मेरे साथ सब, तो मुझसे आगे नस्लें कॉन्फिडेंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी। तो ये जो एक चेन है ना हमारी, देखिए मैं चेन से हट नहीं सकती, मेरे से आगे चेन है, आप सब चेन को लीड कर रहे हैं, तो वो चेन को हम अगर डिस्टर्ब करेंगे ना तो आगे तक की जनरेशंस उसको फेस करेंगी। प्रॉब्लम और सोल्यूशन इंतहाई सिंपल है यहाँ पे कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, जैसे सर ने कहा था कि हर शख्स की अपनी यूनिक स्पेस है, उसकी यूनिकनेस को ना देखो समझो। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। सिंस माई चाइल्डहुड, मेरा ये 100% क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाएगा, आज मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ। कैसे? बड़ी कंप्लेंट्स आती थी मेरी, सर
कि ये जो है ना बहुत ही हेल्पफुल है, किसी की पेंसिल पीछे वाली सीट पे गिरती है, आयशा साहिबा सबसे पहले जाके उठाएंगी। कहीं पे भी बात करने का मौका हो तो शी इज टू टॉकेटिव, हर जगह आ जाती है। मेरे अब्बू ने ना कभी भी इस चीज को नेगेटिव नहीं लिया। मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को कहा नहीं, शी इज डिफरेंट। स्पीच एक्लेमेशन हो रहा है, मैं नंबर 1, कुरान कंपटीशन हो रहा है, मैं नंबर 1, हर चीज में मैं नंबर 1। लेकिन पोर्ट्रेट टीचर्स इन नेगेटिव सेंस करते थे कि ये बहुत बोलती है, ये यूं है, वो है। मेरे अब्बू ने मुझे उस चीज में ना कभी भी, यानी मुझे नहीं याद पड़ता उन्होंने कभी कहा हो कि तुम इतना क्यों बोलती हो। आज मेरी पर्सनैलिटी ही मेरे बोलने से, तो अगर वो क्वालिटीज उस वक्त और डेवलप होगी ना, अगर उसको घर वाले भी दबा देते, आज मैं आपके साथ बैठी भी ना होती, बस ये मसला होना था फिर। तो ये अख्तर साहब, इसी चीज को मैं आगे लेके चलूं। आज की जो जेंजी है, जब ये माँ बनेगी, आप समझ रहे हैं कि जो आज हम बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं, जब ये माँ बनेगी तो ये अपने बच्चों की किस तरह से तरबियत करेगी, जो आज खुद गूगल और यूट्यूब से तरबियत ले रही है। तो फिर आपको आने वाली नस्लों के ऊपर कितनी उम्मीदें हैं? सर बात ये कि मेरे तो बड़े क्लोज एसोसिएशन है विद जेंजी। वो तो हर घर में जेंजी तो है ना, हर घर में के अलावा जो बच्चे जो मेरे, क्योंकि आपका तो माशाल्लाह से प्रोफेशन ऐसा है ना कि सब लोग आपसे इन टच रहते हैं। तो मुझे इनके साथ कोई, देखें ये पूरी दुनिया में ऐसे ही है। वो मुझे याद है, मेरा एक अमेरिकन दोस्त, वो मुझे थोड़ी मुख्तसर बात हो, वो यही बात कहता था यार ये बच्चे मोबाइल फलाना घर में हम बंद करके, और इंडोर बच्चे फलाना। मैं हैरान, मैंने कहा अमेरिकन टोटल बाय बर्थ अमेरिकन, वो मतलब ये तो हमारे यहाँ की भी कहानी, हमारे यहाँ की तो बल्कि ज़्यादा होगी। हाँ, अब सर जेंजी वगैरह देखें सर, सब इंसान को ना, एक तो पैसे के लिए वो काम करता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, दूसरा थम्स अप करने की ज़रूरत होती है, शाबाशी यू डिड इट। वो एडिसन वाली मिसाल में दूंगा कि पर्चा उसकी माँ ने, और वो सब आपको वो पता है कि किस तरीके से कि भाई ये आपका, अगर वो माँ अगर वो उसको बता देती उस दिन कि भाई तुझे डफर और ये सारा, माँ ने क्या कहा उसको, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो बड़ा मल्टीपल जीनियस है, हमारा तो स्कूल ही इस काबिल नहीं है कि इस बच्चे को पढ़ा सके। अच्छा, बाद में जब उसने देखा तो, अब सर बात ये है कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, नोइंगली अननोइंगली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, इसने ही हमारे में हमारे, ये नेक्स्ट जनरेशन जो है हमारी यही है। और ये वही वाली बात है कि अप्रिसिएशन के, थम्स अप के ये लोग भूखे हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। अब इनको उस तरीके से, जैसे मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूँ कि यार आई हैव ग्रे हेयर, आओ मैं तुम्हें ज्ञान सिखाऊं बिठाऊं, नहीं ऐसा मैंने कभी इस तरह इनको मैंने कहा, आओ यार बैठो यार हमें बताओ तो सही जवान क्या चीज़ है। वो बच्चा दिल उसको इतना हो के, और वो सारी चीज़ें। तो देख भाई, अपना और हमारा दौर याद रखें कि नोट्स होते थे, शॉर्ट नोट्स होते थे, ये गेस्ट पेपर ले रहे हैं, फलाना लाइब्रेरी में चक्कर लगा रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, फलाना, ये सारी चीज़ें, ये पाम टॉप इनके पास सारी दुनिया का। अब उसको चैनलाइज करना, वो करना, ये एक जिनका वो है सारा कुछ, कि फ्लड ऑफ नॉलेज है इन लोग। बिल्कुल ऐसे ही। इन्फॉर्मेशन भी, देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड द इन्फॉर्मेशन। वो ठीक है, किताबों से अलग हो गए ये सारी चीज़ें इंस्टेंटली, लेकिन इनको थम्स अप की ज़रूरत है, सारा कुछ है। और वाइस वर्सा जो आपका सवाल है, और अल्लाह ना करे वो तो फिर तो बस अल्लाह खैर ही करेगी। हाँ, ये हमारे बुजुर्ग जो है ना, हम लोग वो सारी मेहनत जाया हो जाएगी ना, हाँ, तो ये हमारी इस तरफ निकल गई। तो ये अगर जिनके बुजुर्ग होंगे तो फिर तो बस अल्लाह ही रहम करे। लेकिन वो हर चीज़ का एक पॉजिटिव और फ्लिप साइड होता है उसका। तो मेरे ख्याल से तो इनको बैकअप करना चाहिए। आप छोटी सी मिसाल देख लेंगे सर, ये जो भी अभी वार का भी हमारे यहाँ हुआ, आप देखें कि इस वॉर पे किसने लड़ा है, इस मास पे यही लोग, तो हमारी यूथ ही थी ना, वो चाहे मीन्स बना रहे, ये करके बिल्कुल अगले को लेके लेट डाउन कर दिया। और इंडियन मीडिया को मुझे कहते हैं बड़ा फख्र हो रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने उसको सरफेस आउट किया है। हम नहीं कह रहे संडे टेलीग्राफ और दुनिया इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। यार ये क्या गन, ये क्या मकसद जोक है ये इस चीज का, तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? इन्हीं जेंजी को जाता है। तो सर वही वाली बात है, जैसे हमने लेफ्ट और राइट ब्रेन वाली बात की है। मैं अक्सर देखता हूँ होटल चाय खानों में बस अपने बैठे हुए हैं, ये चीज़ें मैंने कहा यार ये सारे लेफ्ट ही हैं, ये जितने भी हैं ये इस तरफ नहीं आ रहे। तो वही वाली बात है कि अप्रिसिएशन की अप्रिशिएट करने की इनको ज़रूरत है। ड्यू डेली जो इनका जो इनका ड्यू रिस्पेक्ट बनती है रिगार्डिंग मेरिट बेस पे, वो इसको वो कर। और ब्रेन ड्रेन का जिस तरीके से हम कहते हैं, और हमारे ऐसे भी लोग आए कि यार जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है सर। अगर इस तरीके से, मैं अपना एक छोटा सा जैसे इन्होंने वाकया बताया, मेरे दोस्त की बेटी थी तो वो MBBS करके ये शादी हो गई, US चली गई, ये सारा कुछ। अगर मेरी उससे बात होती रही, मैंने कहा बेटा क्यों माँ बाप का करोड़ों या सरकार का इतना तुमने वो करके वो किया। अब नाउ शी हैड अ बेबी और ये सारा कुछ। आप यकीन करें कि अमेरिकन जो FD जो उनको फेडरल ड्रग अथॉरिटी जो है, जो कि 20 उनके मेंबर हैं, और वो जो भी नई ड्रग्स आती है उसकी वन ऑफ द मेंबर है।
ओके। और उसका इतना मेजर रोल था इस कोरोना में कि मैं बता नहीं सकता। क्या हुआ कि यहीं डाव के उनके सर वहाँ पर वो भी थे, ये करके मैंने कहा बेटा किसी टाइम भी ज़िंदगी को ज़िंदगी जो है शॉर्ट टर्म ज़िंदगी सिर्फ 24 आवर्स की होती है। अब क्या है ये इख्तियार आपका ना पैदा होने में ना मरने पे, कहाँ पैदा होंगे, किस घर में, किस मजहब में, कब मरेंगे, ये जो इन बिटवीन है ये लाइफ है। और मैंने कहा ये टेक स्टार्ट इसको किसी, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम। खैर उसका हस्बैंड भी था, किस्सा मुख्तसर ये कि अब आप देखें वो, तो इस तरीके के जो यूथ है ना, ये तो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी, इनको इस तरह के सैकड़ों लोग हैं जो टैलेंटेड हैं और वो दूसरी जगह। और ये जो वो वाली बात जिस तरह अभी आयशा ने कहा कि तू ये तुम वो फलाना ये आप कर करके ना उसको नेरोपाथ उसका बिल्कुल ही उसका पैरामीटर ही आप ख़त्म कर दें। और मैं तो भाई इस प्रोग्राम के हवाले से कहूँगा कि भाई आप लोग एसिड्स हो और आप बस वो एक कान से सुनो, बस उड़ा दो उसको, दफा करो इस चीज। लेकिन जो है ना वो पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीजों को अडॉप्ट करते रहे, अपने आप को फोकस रखो। अख्तर साहब मुझे एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं कि किस तरह से हम कैसे अपने इमोशंस को और अपने बच्चों को खास करके किस तरह से सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है मुझे, ब्रेक पे चलेंगे, ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि आज की जो जेंजी है ये बेसिकली किस तरह से आने वाले वक्त में अपने बच्चों को वो इमोशंस, वो लॉजिक सिखा पाएगी। मैं चलूँगा मिस आयशा की तरफ। आयशा, IQ और EQ लेवल की बड़ी बात की जाती है। बहुत सारे लोग मेरे जैसे जो है ना वो उनको शायद ये समझ ना आती हो कि IQ क्या और EQ क्या, और दोनों का किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है। अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ ना तो देखें, इंटेलिजेंस कोशेंट आपका आपकी इंटेलिजेंस का मैक्सिमम लेवल आपका बता रहा होता है कि आप कितने ज़हीन हैं, ज़हानत आपके अंदर कैसी है। इंसान में ना दो चीज़ें होती हैं, दो तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसान को ना यानी कि इवेलुएट कर सकते हैं। उसकी इंटेलिजेंस होती है, दूसरी उसकी काबिलियत होती है। अच्छा, ये जो काबिलियत है ना इसका ताल्लुक IQ से नहीं है, ठीक है। जैसे मैं अगर अपने आप को कहूँ तो मेरा मैथ्स वगैरह अर्थमेटिक आई डोंट थिंक इतना अच्छा है, लेकिन जब मेरे पे मुसीबत पड़ती है और जब मुझे एक्शन में आना होता है तो मैं बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हूँ कैलकुलेटर के बगैर भी किसी भी फील्ड में। मतलब मैं यानी काबिलियत इंसान की ना, क्रिएटिविटी, वो उसके IQ यानी एक पैरामीटर नहीं है खाली कि उसे तोल सके। यानी अगर मैंने एडमिशन टेस्ट पास नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैचलर्स नहीं कर सकती। तो एडमिशन टेस्ट तो सिर्फ इंटेलिजेंस दिखा रहा है ना, इंसान की काबिलियत तो उससे भी ज़्यादा है। अच्छा, तो अब इंसान के अंदर इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशंस भी हैं। आज के दौर में IQ वाले सारे काम जो है वो मशीनरी, आपकी AI टेक्नोलॉजी ने ओवरटेक किए हैं। सही है, ग्रामर कैसी है तो उसने मशीन ने ले ली, सब कुछ वो वाला डोमेन जो है ना वो मशीन्स के पास चला गया, इमोशंस वाला इंसान के पास रह गया। अगर इंसान उसे इस्तेमाल करना सीख ले तो। आज के दौर में आप सख्ती से और गुस्से से आई थिंक अगर किसी को लीड करने वाले लीडर हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका ज्यादा अरसे अब स्कोप रहा है। आज के दौर में आप सिर्फ ह्यूमन ओरिएंटेशन की जरूरत रह गई है। यानी अब हमें इमोशंस को लोगों की समझना है और यानी उनके साथ वो मामलात क्रिएट करने इमोशनली। अगर हम समझते हैं कि नहीं मैं सख्त मिजाज इंसान हूँ और मुझे सख्ती से ही अगले से काम लेना है, तो अब ये काम वो सारा मशीन कर रही है। नहीं, अब इंसान का इमोशंस ही एक ऐसी वाहिद चीज़ रह गई है जो मुझे ऐसा लगता है कि आगे ट्रांसफॉर्मेशन और जो कुछ है वो इमोशंस के जरिए ही होगा। इमोशंस क्रिएट किए जा सकते हैं किसी के अंदर, इमोशंस को ट्रिगर किया जा सकता है। इमोशंस ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद हैं। यूनिवर्सल इमोशंस यही तो हैं, गुस्सा आ जाना, खुशी का हो जाना, सरप्राइज हो जाना, डिस्गस्ट लगना किसी चीज का, ये सब फितरतन इंसान के अंदर मौजूद है। हम उसको ट्रिगर कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को मोटिवेट कर दिया, यानी भरी महफिल में उसकी तारीफ कर दी, तो उसके अंदर हैप्पीनेस का इमोशन ट्रिगर हुआ जो उसकी सेल्फ स्टीम को बूस्ट कर रहा है। तो ये लीडर की वही वाली बात जो आप कह रहे हैं ना, EQ IQ, ये EQ वाले मामला आते हैं। ये अगर मुझे मालूम है ना कि मेरे सामने एक इंसान है तो मैं फिर उसके साथ इसी तरीके से बात करूंगी कि उसके इमोशंस इंसान ही ट्रीट करूं, उसको भी मशीन ट्रीट ना करूं। बिल्कुल, हम लोग जरा थोड़े से ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं ना कि इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे। मशीन से हम इंसानों वाले काम लेना चाह रहे हैं और इंसान से मशीनों वाले काम लेना चाह रहे हैं। क्या बात कर दी आपने, बिल्कुल यही डिलेमा है हमारा, हम इसी में फंस गए। तो अगर हम इंसानों को इंसान नहीं समझेंगे ना, देखिए छोटे से बच्चे को भी ना, यानी 4-5 साल 6 साल का बच्चा भी सेल्फ स्टीम मांगता है। वो कहता है कि मुझे भी ना सबके सामने नहीं डांटो।
उसकी भी ईगो हर्ट होगी ना, तो उसको भी जो है ना फील होगा मुझे, तो यानी तो मुझे भी इमोशंस ही होते हैं जो वो फील कर रहे होते हैं। बिल्कुल वो इमोशंस ही हैं, और वो इंसान की ज़ाहिर है सेल्फ स्टीम को, उसकी इज्जत नफ्स को बना रहे हैं। इज्जत नफ्स जितनी ज़्यादा, जैसे सर भी बात कर रहे थे कि बचपन में ये स्कूल और ये मामला, टीचर्स, रिश्तेदार, सबने क्या सलूक किया, वो सब आपकी सेल्फ स्टीम को वो कर रहा है, और वो उसका इमोशनल एंगल आप में बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा होता है ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ। तो इमोशंस की ही जंग आज के यानी आगे आगे नज़र आ रही है। लॉजिक्स तो मशीन ले चुकी हैं, तो बस अगर हमें, मुझे ऐसा लगता है कि आगे वाली जनरेशन्स को अच्छा केटर करना है तो इमोशनली हैंडल करना आना चाहिए। लॉजिक्स तो हम मशीन को दे देते हैं ना कि ये यहाँ पर जाए तो ये ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाए तो ये चीज़ स्टॉप हो जाएगी, लेकिन इंसान के अंदर दोनों चीज़ें हैं। वो लॉजिक्स के साथ साथ इमोशंस से भी जो है ना वो अपने आप को समझ रहा, परख रहा होता है। अख्तर साहब आपकी तरफ आऊँगा, बड़ा अच्छे डिटेल में EQ IQ का इन्होंने डिफरेंस मिस आयशा ने बताया। आप क्या समझते हैं कि हमारी जो आज की जो कॉर्पोरेट कल्चर की बात की जाती है, बॉसेस तो वही पुरानी मेंटेलिटी लेके बैठे हुए हैं, वो तो बंदे से वही काम मशीन वाला ही लेना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मैंने कह दिया यहाँ से यहाँ नहीं, इसको होना चाहिए। तो जो इंसानी अपने इमोशंस हैं जिनकी बात की जा रही है, तो वो फिर डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो वो फिर उस तरह की प्रोडक्टिविटी तो शायद नहीं दे पाएगा। आप क्या कहते हैं? सर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो लाइफ कोचिंग है या ये सारी चीज़ें हैं, इसको बड़ा फजूल समझा जाता है ही नहीं, बल्कि पहले तो अगर कहीं पर 2-4% है तो वो भी। मेरे गुरुजी थे, उन्होंने मुझे, मतलब मैं आपकी रेलिवेंसी और ये शायद ये सवाल जो है काफ़ी हो जाए, मुझे उन्होंने पूरा सेट टोनी रॉबिन्स का बुक का दिला दिया। मैंने देखा 500-500 पेज की, मैंने कहा यार गुरुजी क्या यार कहना है, मैंने यार ये बड़ा पहुँचा हुआ बंदा है। तो मुझे उन्होंने जो बात बताई वो मैं ज़रा सुन लें लोग, मैंने बोला सर ये तो इतनी बड़ी किताब है अविवेकानंद जॉइंट, नहीं यार तो किताब पूरी थोड़ी पढ़ते हैं, लिखो चैप्टर फलां फलां। अब यकीन करें मैंने लिखा, लिखने के बाद 4-5 चैप्टर उन्होंने पढ़ ली, मैंने हाँ पढ़ ली। इसका 1 पेज मुझे बताओगे ये क्या बताना चाहता है, समराइज कर दे पूरी। मैंने बताया। फिर कहने का अच्छा ये बताओ, मैं अगले हफ्ते पूछूंगा कि इसकी 1 लाइनर क्या होनी चाहिए, क्या कहना चाहिए। आप यकीन करें ये मैं चीज़ मैं बता रहा हूँ। और ये फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार एक ख़ास वर्ड मुझे बताओ कि इस किताब का क्या है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें पास हो गया, या जो भी चीज़ थी। यानी कि वो स्लोगन जो होता है बेसिकली उसका कंक्लूजन वो बताना है कि एग्जैक्टली। अच्छा अब मैं बात सर ये इसलिए मैं ये जो मैंने शुरू की वो बात इस वो की कि ये जो इमोशन या ये सारी जो चीज़ें ना, ये जब तक क्रक्स ऑफ द हमें पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ है क्या चीज़। अब इमोशनल इम्बैलेंसिंग से आप यूथ क्यों सुसाइड कर रहा है, या जो सुशांत सिंह जो राजपूत था, एक इमर्जिंग उसका टैलेंट था, और सब जितने भी उस ज़माने के स्टार और उसमें वो नहीं हैंडल कर पाया इसको। मुझे बचपन में याद है कि हम क्लास 10 से जब हम जस्ट स्टार्ट किया था कॉलेज में, वो बस एक हमारा दोस्त था, वो उसको क्लास फेलो अपनी वो उसने अपने वालिद से कहा, उन्होंने कहा नहीं यार ये इंटर कास्ट और फलाना, उसने सुसाइड कर ली। तो वो बड़ा शॉकिंग था 15, 16, 17 साल की उम्र में जब आप एक इस तरीके का वाक़। तो सर इमोशन को हैंडलिंग करना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और ये जो आप जिस तरीके से लॉजिक वाली बात है, लॉजिक जो भी है द फाइनल जैसे कहते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे इट विल काउंट कि वो इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन। मशीन उसके अंदर ज़ाहिर है वो तो इमोशन नहीं डाल सकती उसके अंदर, लेकिन अपनी इमोशन को सारी चीज़ें जब तक आपकी पर्सनैलिटी को, वही जैसे मैं कहता हूँ कि अपने आप को रीड नहीं करोगे। सर सपोज करें कि लता मंगेशकर क्रिकेट शुरू कर देती दीदी और तेंदुलकर जो है गाना शुरू कर देता, क्या होता? वो यकीनन वो दुनिया पटेर वाला सिलसिला ही होता। कुछ नहीं मिलता ना दुनिया को, ना एक अच्छी गुलकार, ना एक अच्छा क्रिकेटर वगैरह वाला, यही चीज़। तो मैं इस सवाल के बहुत सारे जवाब, एक तो ये माँ बाप को ये जो आप तनकीद या कुछ भी लेवल करते हैं ना, ये आपका जो दिमाग है, ये जो भेजा आपका ये है बच्चे मन के सच्चे वाला, इसको रियलिटी और फेक नहीं पता। आप सिर्फ ये कहोगे मैं परेशान हूँ, आप यकीन करेंगे 2 घंटे के बाद आपको इतनी डेटा ला के देगा कहता हाजिर मालिक ये मैं परेशान हूँ, ये परेशानी किसकी। आप कहेंगे आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग बेटर, ये शीशा देख, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको ला के देगा सारी चीज़ें। ये अंदर से फीलिंग की बात है सिर्फ, जो आप फील करेंगे जो चीज़ें। अब जो इन्होंने जो इमोशन ट्रिगर वाली बात की, एग्जैक्टली यही है। अल्लाह ताला ने इंसान में सिर्फ 2 फियर पैदा करके उसको दुनिया में भेजा, एक हाइट का होता है सर, एक नॉइस का होता है। और एमिगडाला जो आपका ये जो आपका है सिलसिला, एमिगडाला आपका फाइट फ्लाइट और फ्रीज मोड में होता है कि आप मेरे बॉस से, आपने मुझे कुछ कहा तो इमोशनली तो ये होता है कि लगाऊं एक बॉस के,
दूसरा क्या है नहीं यार नौकरी चली जाएगी कैसे तो कहते सर क्या बात कही आपने, क्या हाँ तो हाँ ये फ्रीज बोर्ड में ही अपने आप को कर। तो एमिगडाला कुछ फेयर इस तरीके होते हैं कि ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला की। अच्छा एक बड़ी काम की बात बताऊँ, ये दो फोबियाज जो है ना ये अल्लाह ताला ने, ज़ाहिर हाइट का तो हर एक इंसान को होता है, इसी तरह से नॉइस का होता है। 97 से सो फार जो है तकरीबन 7000 प्लस फोबियाज हैं। ओके उसमें क्लस्ट्रोफोबिया, बिल्ली का, पर का, इसका, अंधेरे का, ये बंद, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई या आपके अपने माइंड ने, इमोशन ने, या आपकी जो अतराफ जो समाज है इसने क्रिएट की। खुदा ने सिर्फ ये दो चीज़ें आपको और आपके भले के लिए की। आपको सोचे ना नॉइस से हो कैसी हालत हो जाती है। हाँ उसमें फिर जो है ना बंदा हाफिज़ा है वो नहीं करता। मेरा प्रोग्राम अपने बिल्कुल एंड पे पहुंच गया। चलते चलते मैं मिस आयशा आपसे ये कहूँगा, इमोशंस और लॉजिक के बारे में आज की यूथ को क्या मैसेज देंगी? मैं आज के यूथ को यही कहना चाहूँगी कि देखें अपने दिल की आवाज़ को ना दबाएं, ठीक है। रहम दिल के साथ जुड़ा हुआ है, कानून जो है ना वो दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है। तो अपने फैसलों के अंदर दोनों की जो आवाज़ है ना उसको सुने। रहम भी ज़रूरी है, कानून पसंदी भी ज़रूरी है। हम किसी के साथ इंसाफ तब तक नहीं कर सकते जब तक हम लॉजिक्स पे ना जाएं, और किसी की मदद नहीं कर सकते अगर हम अपनी दिल की बात ना सुने। तो दोनों को अगर आपने अच्छे से बैलेंस किया और उसकी आवाज़ सुनी तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ज़िंदगी में जो है ना वो डिफीट हो पाएंगे। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम ही चूमेगी। तो अपनी आवाज़ को अख्तर कमाल साहब चलते चलते आपका वन लाइनर ये कि जस्ट बी योरसेल्फ, अपने आप को खोजो, अपने आप को पहचानो, खुद सारी राहें खुलेंगी कि अल्लाह ने आपको किस पर्पस के लिए हो, इसको फाइंड आउट कर लो बस। बहुत शुक्रिया अख्तर कमाल साहब, आपके कीमती वक्त है। मिस आयशा सिद्दीकी सलारिया आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज हमने बात करने की कोशिश की लॉजिक्स एंड इमोशंस, दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोई इंसान हैं, मशीन नहीं है कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ लॉजिक्स लगाई जाएगी और ये इंसान चलता रहेगा। नहीं, इसके अंदर इमोशंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इमोशंस के साथ साथ लॉजिक का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे आज के पैनल ने चलते चलते मैसेज दिया कि अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए। आप हैं कौन, पहले अपने आप का एनालिसिस करें। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जब हम जाएंगे तो फिर बहुत ही पीक पे पहुंच जाएंगे। तो आज की इस जो कंक्लूजन है वो यही है कि दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर इमोशंस के बगैर कोई लाइफ होगी तो वो बिल्कुल आरी लाइफ होगी, लॉजिक्स नहीं होगी तो इमोशंस भी किसी काम के नहीं है। मुझे बड़ी उम्मीद है आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।